Good morning, class. We'll start with chapter number 2 today, which is basic accounting terms. So, as the name of the chapter suggests, we will try to understand the basic terms or terminology that we use in accounting. Okay, which is used widely when we are talking about accounting transactions. So let's begin. First is business transaction. Business transaction is an economic transaction which changes financial position of the business. वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी एंड दैट financial position will either bring change in the asset, liability or capital of the firm. क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं वी मेजर द असेट्स ऑफ द बिजनेस, वी मेजर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड वी मेजर द capital of the business, that is the amount invested by the owner. So we can take an example like introduction of capital by the owner. It is an economic activity, it is an economic transaction, it's related with the money. So इससे क्या चेंज आएगा कि बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. से नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर. तो जब ओनर कैश विड्रॉ कर रहा है तो इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा कि कैश रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन दे विल ब्रिंग चेंज इन द असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ऑफ द फर्म. लाइक परचेज ऑफ गुड्स. जब हमने कुछ परचेज़ किया गुड्स तो इससे क्या इफ़ेक्ट आया, हमारे पास गुड्स आ गए और हमारा कैश कम हो गया इफ़ इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. सो अगेन हमारे असेट्स में चेंज आया. तो इसी तरह हमारे बिजनेस की जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी लाइक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दे विल ब्रिंग चेंज इन द असेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती है, द इवेंट्स विच इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन. What could be the example of this? अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई, कि उसने बिजनेस ने एक एम्प्लॉई अपॉइंट किया है तो इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. देन रिसीव्ड अ कोटेशन फ्रॉम अ सप्लायर. हम जब भी कुछ गुड्स खरीदना चाहते हैं तो हम डिफरेंट सप्लायर को कॉन्टैक्ट करते हैं. तो किसी सप्लायर ने हमें कोई कोटेशन भेजी है, सो दिस इज विल नॉट बी कंसिडर एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इंटरव्यू कंडक्ट किए बिजनेस ने, that is not an economic transaction. some employee resigned from the business, that is not an economic transaction. so इसको हम business की transaction नहीं कहेंगे. these are the event which are not the business transaction. so इस definition से हमें business के क्या characteristics पता चलते हैं. first, it concerned with money और money worth. तो जब भी हम ट्रांजेक्शन की बात करेंगे इट शुड बी केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मनी और मनी वर्थ. देन इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन. क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल की बात करते हैं. तो द ट्रांजेक्शन विल ब्रिंग चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. देन नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. लाइक जैसे हमने अपने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, और वो हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो बिजनेस ट्रांजेक्शन विल हैव अ टू एस्पेक्ट एंड बोथ द एस्पेक्ट विल हैव एन इक्वल अमाउंट. देन ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, इंटरनल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन इज़ व्हेन द ट्रांजेक्शन इज़ बिटवीन द बिजनेस एंड द अदर पार्टी. कोई एक्सटर्नल पार्टी के साथ हो रही है बिजनेस की ट्रांजेक्शन, देन दिस इज़ अ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन. इंटरनल ट्रांजेक्शन इज़ विद इन द सेम एंटिटी, विद इन द बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, देन इट इज़ अ
इंटरनल ट्रांजेक्शन। लाइक एग्जाम्पल इज डेप्रीसिएशन। जब हम कोई असेट यूज़ करते हैं तो वो विद यूसेज या विद टाइम जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरह बिज़नेस के पास एक टाइम पे बहुत सारे असेट्स हैं और बिज़नेस उसको अपने बिज़नेस में यूज़ कर रहा है, तो उनकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब वो अपने असेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, देन इट इज़ अ टर्म्ड एज डेप्रीसिएशन एंड इट इज़ अ इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इट इज़ विद इन द बिजनेस। Then transaction can be a cash transaction or a credit transaction. The amount is paid or received at the time of transaction, then it is a cash transaction. अगर कोई लेटर डेट पे पेमेंट हो रही है, नॉट इमीजिएटली, देन इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप आज गुड्स खरीदते हैं, आप उसको बोलते हैं मैं 2 दिन बाद पेमेंट भिजवा दूंगा, देन इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज सेटलमेंट इन कैश हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। तो बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती है, इट कैन बी अ कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो ओनर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश or asset having a monetary value. Say you plan to start a business, so obviously you need some cash to be invested in that business, so you invest some cash in the business, and there was a spare computer lying at your home, and you decided that you will use this computer for your business purpose. So you have introduced capital in the form of cash एज वेल एज असेट। जो कंप्यूटर की वैल्यू होगी वो भी आपकी कैपिटल का ही पार्ट होगी। से आपने 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया एंड अ कंप्यूटर ऑफ 30,000 यू इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सो योर कैपिटल विल बी 1,30,000। सो हमें जो ओनर काइंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ असेट विच इज़ हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, उसको भी कंसिडर करना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल। Then there is a concept in the business principle which is called business entity concept. Although ये हम chapter number 3 में सारे business concepts पढ़ेंगे, concepts and principle, but since we are talking about capital, so I would like to introduce that concept right now also. So as per the business entity concept, owner is separate and distinct from its business. That means business is separate and owner is separate. आपने देखा होगा बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो बिजनेस को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। सो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कैपिटल को बिजनेस की लाइबिलिटी मानते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? जो अमाउंट, जो ऑब्लिगेशन आप किसी को पे करेंगे इन फ्यूचर टाइम, दैट इज़ अ लाइबिलिटी। द अमाउंट द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस जो है वो ओनर से कैपिटल ले रहा है, तो वो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। सो कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। एंड जो कैपिटल ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, वी ऑल्सो कॉल्ड इज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। और इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स जो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, लाइबिलिटी जो बिजनेस को पे ऑफ करना है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द ओनर हैज़ इन्वेस्टेड इन द business. Then the next term is drawings. Drawings is the withdrawal of money or goods by the owner from the business for the personal use. जब भी ओनर बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है
या कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहा है फॉर एनी पर्सनल यूज़, देन इट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जब भी होगी तो बिजनेस में ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज उसने कुछ अमाउंट अगर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया तो उसका जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बिजनेस दैट विल बी रिड्यूस। सो ड्राइंग्स विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर। इट ऑल्सो इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय द बिजनेस। तो अगर बिजनेस से कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर पे हो रहे हैं, लाइक पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो उसको भी हम ड्राइंग का पार्ट मानेंगे। अगर बिजनेस के कुछ असेट्स भी अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज़ ड्राइंग्स। लाइक बिजनेस के पास एक व्हीकल है जो बिजनेस ने बिजनेस रन करने के लिए ली थी, स्मूथली रन करने के लिए थी, ओनर उसको पर्सनल यूज़ भी करता है, तो जितने भी बार वो उसमें पेट्रोल डल रहा है फॉर पर्सनल यूज़, देन इट विल बी टर्म्ड एज ड्राइंग्स। तो जो ओनर के एक्सपेंसेस हैं अगर वो बिजनेस बियर कर रहा है, दैट विल बी टेकन एज ड्राइंग्स। Then next accounting term is liability. Liability are the obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. That is, it is the amount owed by the business. It is the amount payable by the business. जो भी अमाउंट पेबल है टू द ओनर, जैसे हमने कहा कि बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है दैट इज़ लाइबिलिटी। सो अगर वो अमाउंट पेबल है टू द ओनर विच इज़ कैपिटल, देन इट इज़ टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। देन एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज़ पेबल टू द आउटसाइडर्स। जो भी बिजनेस से बाहर की कोई पार्टी होगी, लाइक बैंक हो गए, अगर हमने बैंक से लोन लिया है, या क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था आदि पीपल और दी ऑर्गेनाइजेशन जिससे बिजनेस गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदता है। तो जब हम क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं तो हमें लेटर डे पे करना है। सो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस सिंस इट इज़ अ आउटसाइड पार्टी, सो इट इज़ अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। Then liabilities can further be classified as non-current liability or current liability. So non-current liability refer to a liability which is payable usually after a period of 1 year, जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं, लाइक लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से, सो दैट इज़ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज़ नॉट पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। लाइक अगर हम 1 अप्रैल से अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च पे इसकी क्लोजिंग होती है, तो 31 मार्च जब हम अपना ईयर क्लोज कर रहे हैं, से 31 मार्च 2019 पे जब हमने अपना ईयर क्लोज किया, जो विद इन 12 मंथ्स नहीं पेबल, नेक्स्ट 12 मंथ्स विच इज़ 31 मार्च 2020 तक जो पेबल नहीं है लाइबिलिटी, उसको हम अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानेंगे एंड दैट विल बी अ नॉन करेंट लाइबिलिटी। जब हमने 31 मार्च 2019 पे अपना ईयर क्लोज किया, तो जो लाइबिलिटी विद इन 12 मंथ्स पेबल है फ्रॉम दैट डे, दैट विल बी अ करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर। So example could be creditor, short term loan etc. So creditor, short term loan etc. और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है जब हम अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ करते हैं जो हमारे अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। ओवरड्राफ्ट इज़ द फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक। से आई हैव अ अकाउंट विद बैंक एंड आई हैव अ say 20,000 rupees in my account and I have availed a overdraft facility of 10,000. अगर मैंने 30,000 का कोई चेक इशू कर दिया, दो मेरा अवेलेबल बैलेंस इज़ 20,000, बैंक विल स्टिल ऑनर दैट चेक बिकॉज मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया हुआ है। आई कैन विड्रॉ मोर देन वॉट इज़ अवेलेबल इन माई अकाउंट एंड बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट।
So overdraft has to be paid within a 1 year's time, so it is also part of current liability. Then the next term is asset. Asset are economic resources or properties owned by an enterprise which can be expressed in terms of money. जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस होल्ड कर रहा है, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, वो बिजनेस के असेट्स हैं. एग्जाम्पल कुड बी लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, बैंक, कॉपीराइट्स, goodwill, etc. So when we talk about assets, they give the economic benefit to the business in future. उनको हम assets कहते हैं. So characteristics of asset, it should be owned. अगर आपने कोई चीज़ रेंट पे ली है, then it is not an asset. जब आप उसके ओनर हैं तभी वो आपका असेट है. सो असेट शुड बी ओन्ड, शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट. उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. देन असेट मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल. इस कंसेप्ट को अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. तो ये बिजनेस के जो असेट्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देन असेट्स लाइक लाइबिलिटीज़ कैन बी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ इन द बिजनेस एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है जिनमें फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग दैट, बिकॉज जो हमारे नॉन करंट असेट्स हैं, they will increase the profit earning capacity of the business, revenue earning capacity of the business, and they are hold for the long term. So उसको होल्ड करने का पर्पस रीसेल नहीं है. दैट मीन्स आप आज बाय करके उसको नेक्स्ट डे या विद इन 2-3 मंथ्स उसको सेल नहीं करना चाहते. लाइक हम अपने यूज़ के लिए गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो हम कार को आज बाय करके विद इन 2-3 मंथ्स सेल नहीं करना चाहते. वी hold that asset for a considerable amount of time before we sell it. So इसी तरह business जो asset hold करके रखता है, because they will increase the earning capacity of the business or it will increase the revenue capacity of the business. Those assets are called non-current assets. एग्जाम्पल कुड बी फिक्स असेट्स, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया है. लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हैं विच यू विल गेट आफ्टर द पीरियड ऑफ 12 months. सो दैट विल बी योर नॉन करंट असेट्स. देन इज योर करंट असेट्स. Current assets are the assets held by the business with the purpose of converting into cash within 1 year. Current assets से business cash generate कर लेता है within a period of 1 year. Example could be cash, bank, debtors. Debtors means जिनको हम goods credit पे sell करते हैं उनको हम debtors कहते हैं. तो यूजुअली ये शॉर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year हम जो लेते हैं उसमें वो कैश में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दैट असेट्स आर कॉल्ड करंट असेट्स. करंट असेट्स में हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है. एज ई नेम सेज प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप ऑलरेडी ये एक्सपेंस पे कर चुके हैं. दैट मीन्स आपने पर मंथ रेंट देना था, आपने 3 months का रेंट एक साथ अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया. 1 month का तो आपने देना ही था, तो जो 2 महीने का आपने एडवांस में दे दिया है दैट विल बी टर्म्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट असेट्स. ऑल्दो हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बट इसका जो बेनिफिट है वो हम विद इन द पीरियड ऑफ 12 months अवेल कर लेंगे. तो इसीलिए हम प्रीपेड असेट्स को भी
प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी अपना करंट असेट्स मानते हैं. So non-current asset is held for a long-term use in the business, that is for more than 12 years or 12 months, sorry, and current asset is held for the period of 1 year. Within 1 year it will be converted into cash. अभी हमने नॉन करंट असेट्स डिस्कस करते हुए फिक्स असेट्स टर्म सुना था. फिक्स असेट आर हेल्ड नॉट फॉर resale but with the purpose of increasing the earning capacity of the business. So fixed assets are part of non-current assets that are held in the business and are not meant for resale. So fixed assets जो हैं हमारे can be tangible assets. Tangible assets का मतलब है जिसकी physical existence है. That means you can see and touch those assets. Example could be vehicle, building, land, computer, etc. Then intangible assets, that means जिसकी कोई physical existence नहीं है, they cannot be seen or touched. Example is goodwill. गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन. बिजनेस की जो रेपुटेशन है दैट इज़ ऑल्सो द असेट फॉर द फर्म. इट विल हेल्प इन earning the profits, earning the revenues. So goodwill is also the asset, but we cannot see the reputation of the firm. So goodwill is termed as intangible asset जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते. Then trademarks, जो आपकी कंपनी के लोगोज हैं या आपकी कंपनीज के पास स्पेशल मार्क्स हैं, दैट इज़ द ट्रेडमार्क्स. वो एक्सक्लूसिवली उस पर आपका राइट बनता है. नोबडी कैन यूज़ दैट मार्क्स. देन इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो द इनटैंजिबल असेट्स. सो इनटैंजिबल असेट्स भी बिजनेस के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि टैंजिबल assets. They also help in increasing the earning capacity or the revenue of the business. Then we'll study about fictitious assets. Fictitious assets. Fictitious assets are those assets neither they have a real value nor have any physical form, but they are called assets on the basis of legal grounds. That means they are the losses not written off in the year in which they are incurred. As the name says, fictitious, ये हमारे real assets नहीं हैं. fictitious का मतलब होता है जो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती. तो ये हमारे ऐसे assets हैं जो एक्चुअल में हमारे assets नहीं हैं, but they are since shown on the asset side of the balance sheet, they are called fictitious asset. They are neither tangible nor intangible. So they are the losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting पीरियड. इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो ईयर एंड है, मैंने आपको बताया था, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, उसमें दो कॉलम्स क्रिएट करते हैं. लेफ्ट साइड पे हम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर जितने भी हुए हैं वो लिख देते हैं. राइट साइड पे हम ऑल इनकम्स एंड गेन्स ड्यूरिंग द ईयर जो हुए हैं वो लिख देते हैं. फिर हम इनको टैली करते हैं. इफ़ इनकम साइड इज़ मोर देन expense side, we say we are having a net profit, and if expenses side is more than income side, we will say our business is having net loss. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो ईयर एंड पे बनता है, जिसमें हम पूरे साल के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेते हैं, इनकम एंड गेन लेते हैं. सो हमारे जो एक फिक्टिशियस असेट है दैट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो एक्सपेंसेस या लॉसेस कंपनी ने अभी राइट ऑफ नहीं किए हैं, मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रिफ्लेक्ट किए हैं. एज द फिक्टिशियस असेट आर द लॉसेस नॉट रिटन ऑफ. लॉसेस नॉट रिटन ऑफ का मतलब है अभी हमने उसको अपना एक्सपेंस नहीं माना है, एंड इट इज़ लीगली अलाउड कि हम उसको डेफर कर सकें.
तो हम एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लेते हैं, लाइक कंपनी स्पेंड ₹50 लाख फॉर एडवर्टाइजिंग। अब कंपनी अगर ये 50 लाख यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड पे लिख देती है तो कंपनी का उस ईयर का प्रॉफिट जो है वो ड्रास्टिकली ऑब्वियसली 50 लाख से कम हो जाएगा, क्योंकि 50 लाख तो उसका एक्सपेंडिचर ही है। सो कंपनी डिसाइडेड कि ये 50 लाख का जो एक्सपेंस उसने किया है करंट ईयर में फॉर एडवर्टाइजिंग, कंपनी विल डेफर इट इन 5 years। दैट मीन्स पर ईयर वो कितना एक्सपेंस मानेगी, 50 लाख डिवाइडेड बाय 5, 10 लाख वो हर साल अपना एक्सपेंस मानेगी। तो जब कंपनी 50 लाख में से 10 लाख अपना एक्सपेंस मानेगी, दैट मीन्स जब ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो क्रिएट करेगी तो एक्सपेंस साइड पे कितना दिखा रही है, 10 लाख। तो रिमेनिंग 40 लाख वो कहाँ दिखाएगी, वो 40 लाख जो है कंपनी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएगी एज अ फिक्टिशियस असेट। माइंड यू, दिस 40 लाख इज़ नॉट द असेट ऑफ द बिजनेस, बट क्योंकि हम इसको असेट साइड पे दिखा रहे हैं ऑफ द बैलेंस शीट, सो इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस असेट। हमारी जो बैलेंस शीट होती है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि लेफ़्ट साइड पे हम लाइबिलिटीज़ दिखाएंगे, देन अमाउंट, राइट साइड पे हम असेट्स दिखाएंगे और उसका अमाउंट दिखाएंगे। लाइबिलिटीज़ में हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ दोनों दिखाएंगे। इंटरनल लाइबिलिटी इज़ कैपिटल और उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं वो भी दिखाएंगे। राइट साइड पे हम अपने असेट्स दिखाएंगे विच इंक्लूड करंट असेट्स एज वेल एज नॉन करंट असेट्स। और ये जो फिक्टिशियस असेट जो है हमारा, इसको भी हम असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो सिंस ये जो रिमेनिंग एक्सपेंस है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया, उसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा रहे हैं, इसलिए उसको फिक्टिशियस असेट कहेंगे। इसको हम अपनी लाइबिलिटीज़ नहीं कह सकते बिकॉज दे आर नॉट टू बी पेड टू एनीबडी। तो इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिखा सकते। लाइबिलिटीज़ आर दी अमाउंट ओ टू दी इंटरनल और दी एक्सटर्नल पार्टी, बट ये तो हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 50 लाख का, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हम जो 40 लाख है उसको हम असेट साइड पे दिखाएंगे, सो इट विल बी टर्म्ड एज फिक्टिशियस असेट। सो वी हैव डिस्कस 5 टर्म्स टुडे। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दीज टर्म्स आर न्यू टू यू, तो पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।